यस अरे सर। रेन मैन प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, उसके कुछ क्वेश्चंस थे वो कर लिए। यस सर। नोट्स मिल गए आपको रेन मैन प्रॉब्लम के? जी सर। रेन मैन जी और सर। रिवरमैन सबके नोट्स मिल गए आपको, वो सारा कंप्लीट हो गया। तो आज क्या स्टार्ट करने के लिए बोला था? न्यूटन लॉज सर। हाँ, न्यूटन्स लॉ, एनएलएम। एनएलएम स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो वही स्टार्ट करेंगे आज। 35 लोग आ चुके हैं। चलो शेयर करता हूँ स्क्रीन, फिर में आते रहेंगे बाकी लोग तो। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। लॉज ऑफ मोशन, इसको एनएलएम क्यों बोलते हैं फिर? सर न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके आगे न्यूटन लगा दो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसीलिए बोलते हैं एन, एल और एम। क्या होते हैं ये? सर फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लॉ होते हैं ये। क्या बताते हैं ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ? सर बोलते थे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स से जो बॉडी है वो एट अ रेस्ट पोजीशन पर रहेगी, या फिर जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको कंटिन्यू करेगी, और उसकी जो वो कभी भी जो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो कभी भी रेस्ट पे नहीं आएगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, ये कौन सा लॉ है? सर फर्स्ट लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ है ये आपका। सेकंड लॉ क्या है? सर सेकंड लॉ बताएगा कोई? सेकंड लॉ सर रिलेशन बताता है सर हमें फोर्स का चेंज, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ओके, और थर्ड? सर थर्ड सर हमें बताता है कि एवरी एक्शन हैव Every सेम एंड action there is an ऑपोजिट equal and रिएक्शन। opposite reaction. बेटा आपका आपका नाम क्या है? शाइना? शाइना नाम है क्या आपका? आदित्य कटरियाल। क्या? सर आदित्य? आदित्य सर मेरी बहन की आदित्य आईडी है ना। आदित्य आदित्य। एक्चुअली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मान लो आप डिफरेंट आईडी से यूज करते हो ना, और आप किसी और नाम से आपका रजिस्ट्रेशन है अवंती फेलोज में, तो दिक्कत हो जाती थोड़ी सी, क्योंकि हमें थोड़ा सा मान लो आपका नाम याद रखने में थोड़ा इजी नहीं रह पाता ना। ये जी डिफिकल्ट सर। हो जाता है कि कौन बच्चे ज्यादा रिप्लाई करता है क्लास में, कौन क्या, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोशिश किया करो कि अपना जो आईडी है, जिस आईडी से आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि गूगल उसमें भी आप मल्टीपल आईडी ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल जी आईडी अपनी ऐड कर सकते हो। और जब ज्वाइन किया करो तो उसी आईडी से किया करो, जिस आईडी जो आईडी आपने कंपनी में दे रखी है, मतलब जब कोचिंग में दे रखी है आपकी में, और उसी नाम से, जो जिस नाम से आपका जो कंपनी में है, जो कोचिंग कोचिंग में रजिस्ट्रेशन किया है आपने, उसी नाम को ठीक यूज है। किया करो जनरली। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता है ना कि मान लो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्लास में हमारी में नहीं था, जिस कौन किस बच्चे का रजिस्ट्रेशन है और किसका नहीं है, वो ज्वाइन कर रहा है क्लास। तो जैसे आप सानिया है, अब सानिया नाम का हम देखेंगे तो मिलेगा ही नहीं कोई। जी समझ रहे हो सर। मेरी बात को? जी सर। तो हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इन फ्यूचर की। मान लो सिक्योरिटी बढ़ेगी, इन पे कोई चेक कर रहा है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसलिए कोशिश किया करो कि उसी आईडी से जो आपने कोचिंग में दे रखी है, उसी नाम से आप ज्वाइन किया करो क्लास को। ठीक है? ठीक सर। सर आगे से कर लूंगा उससे ज्वाइन। ओके ओके। ओके देन। अब देखो, जैसा कि आपको न्यूटन्स लॉ पहले से ही पता है, तो वो कुछ अभी हम बताएंगे। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं? लॉ ऑफ मोशन हम पहले भी पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ मोशंस थी वो, लॉ ऑफ मोशंस नहीं था। लॉ ऑफ मोशन होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, कैसे हमारा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, क्यों एक्सेलरेशन आ रहा है, उसमें कितना आ रहा है, ये सारी चीजें। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है वो क्यों रुक जा रहा है, या फिर कोई मान लो स्पीड में चल रहा है, जब उसको रोक रहे हैं तो हमें क्यों उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है। इन सारी चीजों के फिनोमिना को पढ़ेंगे हम न्यूटन्स के लॉज के अंडर।
क्या करेंगे हम, जो फिजिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं फोर्स से रिलेटेड, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे हम न्यूटन के लॉज के अंदर में। उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? पुल और पुश। मान लो पुल और पुश। आपको आपको ये बंदे दिख रहे हैं, मान लो ये जो बाद में आ रहा है ना, वो नंबर 2 का बंदा है, इसको मैं नंबर 2 दूं और पहले वाले को नंबर 1 दूं। तो मुझे ये बताओ, पुल कौन सा कर रहा है, पुश कौन सा कर रहा है? पुल का मतलब क्या है? पुल सर पुल सर पहला नंबर वाला कर रहा है और पुश सर सेकंड वाला। हाँ, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना और पुश का मतलब आगे की तरफ दबाना, यही है ना, आगे की तरफ धक्का देना। अब जैसे नॉर्मली आपने जो वो ग्लास के डोर्स देखे होंगे, किसी पे पुल लिखा रहता है, किसी पे पुश लिखा रहता है, होता है। यस सर। पुल का मतलब है आपको अपनी तरफ खींचना है, और पुश का मतलब है आपको आगे की तरफ धक्का देना है, तो गेट अंदर की तरफ खुलेगा। और पुल का मतलब गेट को अपनी तरफ खींचना है, तो गेट बाहर की तरफ खुलेगा। और जो जनरली आपके घरों में जो दरवाजे हैं, घरों में जो दरवाजे यूज होते हैं, वो पुल होते हैं या पुश होते हैं खुलते टाइम? पुल होते हैं सर पुल होते हैं। हमको आगे की तरफ धकेलना होता है, पुल करते हैं सभी दरवाजों। तो डिपेंड करता है हम फोर्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट बंदा था, वो क्या कर रहा था, उसको पुल कर रहा था, पुश कर रहा था, पुल कर रहा था पहला वाला बंदा? सर पुल कर रहा है। अब देखो, जब हम पहले बंदा पुल कर रहा था, बल्कि गेट खुल रहा था, पुश अंदर की तरफ धक्का मारने से खुल रहा था ना। तो जब आप वो बंदा कितना भी फोर्स लगा ले, जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा, तब तक गेट नहीं खुलेगा। इसका मतलब फोर्स जो होता है वो किसी भी चीज की कंडीशन, स्टेट चेंज करने में यूज किया जाता है। देखो, पहले दरवाजा रेस्ट पे था, आपका रेस्ट पे था, जी सर। जैसे ही हमने राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, पहला वाला बंदा कितना भी फोर्स लगा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, खींच रहा था बाहर की तरफ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे दूसरे बंदे ने थोड़ा सा हाथ से टच किया, गेट खुल गया। तो इट्स रेफर एनी पुश और पुल, ये कुछ भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ट्राई और आएगा, यहाँ पे ट्राई और लगा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है भाई, कि जरूरी नहीं किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज ही हो जाए। जरूरी नहीं है कि मान लो, अब एक बात बताओ, जैसे कि ये वॉल है, वॉल को आप धक्का मार रहे हो, वॉल को आप पुश कर रहे हो अंदर की तरफ, तो क्या होगा, वॉल आगे किसकेगी क्या? नो सर। वॉल नहीं खिसकेगी, क्योंकि वॉल बहुत हैवी है। तो आप उसकी कंडीशन में, उसकी जो पोजीशन है, उसको चेंज करने का ट्राई तो कर रहे हो ना। जी सर। बट वो चेंज नहीं हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि वो रिजिड है, ज्यादा हमारी ताकत से ज्यादा ताकतवर है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन उसी जगह हम बुलडोजर ले आए तो चेंज हो जाएगी ना उसकी पोजीशन, या टूट जाएगी, टूट जाएगी भले ही पोजीशन चेंज, कुछ भी हो जाए, लेकिन बुलडोजर से जरूर हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो फोर्स वो नहीं है कि जो चेंज करे वही फोर्स नहीं है, जो ट्राई टू चेंज करने की पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करे। या फिर मान लो कि आपकी कोई कार है, या फिर कार ही ले लेते चलो, ये कोई कार थी आपकी, ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है। अभी मान लो यहाँ पे कोई आपको बंदा दिख गया अचानक से, तो आप ब्रेक लगाओगे इस पे? हैं? यस सर। ऐसा ब्रेक लगाओगे तो अंदर की तरफ एक, पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर रिटार्डेशन फोर्स। रिटार्डेशन फोर्स बोले, या आगे चल के पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स भी बोलेंगे। इनर्शिया। अब वो इनर्शिया भी आएगा बेटा, इनर्शिया भी आएगा, मैं वही उसी पे आना चाह रहा हूँ। आपको इसको चेंज करने, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? जी सर। अब वो फोर्स कितने अमाउंट लगाना पड़ेगा, वो किन चीजों पर डिपेंड करेगा, कितना डिस्टेंस दूर है इससे, पहली बात तो कितना पहले हमें गाड़ी रोकनी है, दूसरा इस गाड़ी का वेट कितना है, सर स्पीड पे भी करेगा। हाँ स्पीड, उस पे भी आ रहा हूँ ना, और सर कितनी टायर की सर क्वालिटी पर। नहीं, क्वालिटी वगैरह बेटा वो अदर फैक्टर हो जाएगा फिर,
अदर फैक्टर हो जाएगा, वो फिर हम ज्यादा डीप में चले जाएंगे। यहाँ पे जितना पढ़ना है हम उतना पढ़ाएंगे। टायर की क्वालिटी हम वो वाली चीज हम फ्रिक्शन में पढ़ेंगे, समझ रहे जी हो। जी यहाँ सर। पे हम फ्रिक्शन लेस पढ़ेंगे, फिलहाल हम फ्रिक्शन लेस चल रहे हैं। देखो टायर की क्वालिटी, जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है आपका, जिस रोड पे चल रहे हैं उसकी क्वालिटी भी डिपेंड करेगी फ्रिक्शन के लिए, करेगी कि नहीं। अगर मान जी लो सर। आपकी गाड़ी बर्फीले इलाके में चल रही है, बर्फ के ऊपर चल रही है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा ना। जी सर। तो ये यस सर। टायर की क्वालिटी, ग्राउंड की क्वालिटी, ये हम डिस्कस करेंगे कब, जब हम फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फ्रिक्शन में हम सारी चीजों को, फोर्स को भी लेंगे, ये वाली कंडीशन भी लेंगे, और फ्रिक्शन वाली कंडीशन। यहाँ पे हम फ्रिक्शन लेस कंडीशन ले रहे हैं, तो फ्रिक्शन को मान लेते हैं, फ्रिक्शन लग रहा होगा लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करना है। अभी फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फोर्स की वजह से पोजीशन चेंज कैसे होगी। जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे तो क्या गाड़ी यहां तक आने, मान लिया हमने कि यहां तक आने में गाड़ी आपकी रुक जाएगी ना। जी यस सर। सर। यस सर। हमने फोर्स अप्लाई किया, तो हमने फोर्स ऑब्जेक्ट मोशन में था, उसको रेस्ट तक लाने के लिए भी हमने फोर्स अप्लाई किया। यस सर। जी देखो सर। फोर्स क्या क्या करता है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है, ब्लॉक मान लो रेस्ट पे रखा हुआ है, इसको मोशन में लाने के लिए हमने इस पे फोर्स लगाया। तो यहाँ मान लो कुछ दिन जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो क्या ये मोशन में आ जाएगा। यस जी सर। सर। भाई इसके आ मास जाएगा। की जो इसके इन फ्यूचर फिजिक्स, हम मान लो फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इस पे फोर्स कुछ भी लगाया तो ये मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट टू मोशन में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। जी सर। हैं? सर। अब देखो यस फ्रॉम सर। मोशन टू रेस्ट, अब यहाँ पर जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या फोर्स मोशन से रेस्ट में लेके आ रहा है। जी सर। यस सर। अब फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन टू एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा था। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब 10 मीटर पर सेकंड से ये ट्रेवल कर रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। यूनिफॉर्म का जी मतलब सर। एक्सेलरेशन जीरो है। अगर इसका Yes, एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या इसका फोर्स भी जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्म जी मोशन सर। फोर्स जीरो होगा। यस सर। अब हमें अगर इसका फोर्स लगा दूं तो क्या इसका, या इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। जी सर। तो फोर्स एक फोर्स क्या करता है, फोर्स एक और चीज करता है, क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन से एक्सेलरेटेड मोशन में भी कन्वर्ट करता है। यस सर। हैं? और फोर्स क्या करता है, चेंज डायरेक्शन में चेंज भी करता है। जैसे आप मान लो गाड़ी से सीधे जा रहे हो, जब मोड़ आएगी आपको मुड़ना है, तो क्या फोर्स लगा के स्टीयरिंग को, कार की स्टीयरिंग को घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे। मुझे इस डायरेक्शन में मुड़ना है तो स्टीयरिंग को घुमा लो इस साइड में। यस सर। तो उसके लिए भी फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, डायरेक्शन के लिए भी फोर्स चाहिए। यस सर। अब जी सर। कितना फोर्स चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के इनर्शिया पर। इससे आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है लेजीनेस एक तरह से। जैसे मैं सो रहा जी हूँ, सर। मैं अगर सो रहा हूँ और मुझे कितना लेजी हूँ, एक्टिवनेस में जो लेजीनेस होती है, एक्टिवनेस और लेजीनेस जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए कि नहीं हो गए। जी Yes, सर। तो लेजीनेस मतलब किसी काम को करने के लिए अपोजिट, अपनी पोजीशन को चेंज करने में जितना टाइम लगाता है। जैसे आप सो रहे हो, आप सुबह 6 बजे उठना है आपको, आप उठने में जितना ज्यादा टाइम लगाते हो उतना ही आपका इनर्शिया ज्यादा है। जी सर। आ रही है। सोने वाला तो मैंने एग्जांपल दिया है, एक्चुअली में इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। मास पे डिपेंड जी करता है, सर। जितनी ज्यादा हैवी बॉडी होगी, अरे कार होगी और साइकिल होगी, कार पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कार को रोकने के लिए। सेम वेलोसिटी से कार और साइकिल मूव कर रही है, तो कार पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या साइकिल पे रोकने के लिए, कार दोनों पर। कार कार पर पर। सर। कार पर क्योंकि सर। कार का मास ज्यादा है। या फिर यस आप सर। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखो तो कार की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी सेम वेलोसिटी पे, क्योंकि मास ज्यादा है। यस जी सर। सर। तो कार पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू साइकिल के। साइकिल। अब देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो सबको पहले से ही पता है वेक्टर क्वांटिटी यस है। सर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको इंडिकेट करने के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा एक, तो एक क्या होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन। ये दोनों क्लियर है। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सर न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डाइन 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 होती है। डाइन क्या होती है बेटा, डाइन डाइन न्यूटन को सर क्या इसकी लिखते सीजीएस यूनिट।
न्यूटन को क्या लिखते हैं हम? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं ना न्यूटन को। जी Yes, सर। sir. सीजीएस में सारी चीजें क्या होती हैं? एक तो सर होता है ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो डाइन का मतलब कोई बताएगा मुझे, डाइन का मतलब क्या होता है? से ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। यस यस यस, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है डाइन का मतलब। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू मास इनटू Mass into एक्सेलरेशन। ये तो आपको एक्सेलरेशन। बहुत होगा, F इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। Yes, F sir. इक्वल टू ma। बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाएंगे अभी हम फोर्स के, बहुत सारे पढ़ाएंगे, ये तो स्टार्टिंग है अभी। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ, जो लॉज थे हमने पढ़ा था ना, ट्रायंगल लॉ, Yes, वो sir. सारे पढ़े थे पॉलीगॉन ना, लॉ। वो सबको Follow करते हैं. फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अब देखते हैं, ये एरिस्टोटल फेलेंसी थे, इन्होंने क्या किया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी चीज इस दुनिया में वो चाहती है कि वो रेस्ट पे रहे। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ईच बॉडी इज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज आफ्टर सम टाइम बॉडी स्लो डाउन एंड कम टू रेस्ट। यानी कि उसने बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई कार मूव कर रही है और उस पर हम कोई फोर्स न लगाएं, अर्थ पे अगर कोई कार मूव कर रही है उस पर अगर हम कोई भी फोर्स न लगाएं, तो कुछ टाइम के बाद में वो रेस्ट पे आ जाएगी। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है आपको? यस सर। तो ये जब उधर से मूव करके आ रही, कार्टून टाइप का है कुछ, उधर से मूव करके आ रही है, तो सर ये, हाँ सर आपने बोला कि सर अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो तब भी बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाएगी आफ्टर सम टाइम। नहीं, वो हम नहीं लगाएंगे, नेचर उसके ऊपर फोर्स ऑलरेडी लगा रहा है बेटा। ओके सर, सर मुझे बस यही था जैसे पूछना सर। जैसे जैसे आपका अगर कार है कोई, ठीक है, जैसे मान लो जी सर। कार है, तो वो तो फिर न्यूटन के लॉ वायलेट हो जाते हैं ना। अगर जी सर। विदाउट फोर्स के कोई बॉडी रेस्ट पे आ रही है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के कोई बॉडी अगर मोशन में है, उसी स्टेट में चेंज आ रहा है, तो न्यूटन के लॉ वेस्ट हो जाते हैं फिर तो। जी सर। न्यूटन बाबा शहीद हो जाते हैं फिर तो, इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। अब देखो, मान लो कार अगर रेस्ट पे, हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब भी इसके ऊपर नेचर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा होता है। जी सर। इसीलिए ये वाला लॉ कहाँ के लिए दिया गया था? जैसे किसी प्लानेट के लिए, अर्थ के लिए, मून के लिए, इन सारी चीजों के लिए दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो एयर होती है, जिसकी वजह से एयर ड्रैग लगता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से मेनली, अगर मान लो कोई बाइक चल रही है या फिर गाड़ी चल रही है, वो किन की वजह से रुकता है? फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। फ्रिक्शन Yes, sir. और एयर एयर जनरली रेजिस्टेंस। हम जो देख पाते हैं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। अब जब Friction. मूव कर रही है, मान लो हमने एक्सीलरेटर पर से पैर हटा लिया है और गियर भी निकाल, न्यूट्रल में गाड़ी कर दी, आप धीमे धीमे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक टाइम पे आओगे आप, तो गाड़ी क्या होगा? रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं? Yes, जी sir. सर। मतलब वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी थी आपकी कुछ 10 मीटर पर सेकंड थी, मान लो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना। जी सर। है? तो क्या होगा, एक मिनट रुको यार, तो हाईलाइट का पॉइंट है, चलो हम वहां से देखूंगा। तो वेलोसिटी जब आपकी जीरो हो जाएगी, जीरो हो गई, तो किसकी वजह से हुई? भाई नेचर ने फोर्स अप्लाई किया है, हमने अप्लाई नहीं किया। तो ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी बॉडी, अगर ये कार अगर स्पेस में मूव कर रही होती, स्पेस में, तो ये रेस्ट पे नहीं आती। जी। तो ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसकी एक्चुअल टेंडेंसी क्या होती है? रेस्ट में आने की। एक्चुअल टेंडेंसी सारी चीजों की रेस्ट में आने होती है। इन ऑर्डर टू स्टे मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स नीड टू बी अप्लाइड। ये वाला स्टेटमेंट देखो जरा, जो आपने पूछा था ना अभी, जस्ट आपने पूछा था। जी सर। जैसे अगर कार को हमें मोशन में ही रखना है, तो एटलीस्ट उस पर जितना ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जितना लग रहा है, उस पर हमें, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, मान लो 10 न्यूटन दोनों, तो हमें उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा के रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, तभी ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी थी, वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। क्लियर है कि नहीं? जी सर। Yes, sir. तो अगर हमने 10 से ज्यादा लगा दिया,
तो इसमें कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा, और अगर 10 से कुछ कम लगाया, मान लो 9 लगाया, तब भी ये बॉडी कुछ टाइम के बाद में रेस्ट पे आ जाएगी। क्लियर है? जी हैं? यस सर। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट फोर्स लगा के रेस्ट पे आ जाएगी। फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, नेचर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। जी सर। हाँ, क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब आता है इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या है? It is an inherent property of a body by which it cannot change its state of rest or uniform motion in a straight line। यानी कि ये बोल रहा है कि इनर्शिया वो होता है जो चेंज का अपोज करे। ये चेंज का अपोज करे, इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो इनर्शिया क्या होता है? which oppose to change its state। इनर्शिया वो होता है जो हमेशा अपनी स्टेट को चेंज करने में अपोज करे। मान लो ये बंदा सो रहा है, तो ये आराम से लेटा हुआ है कि नहीं? यस सर। ये जब तक नहीं जगेगा, जब तक मान ये नहीं जगेगा, जब तक इसकी मम्मा चिल्ला के नहीं बोले भाई उठ जा, पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, तब तक जगेगा क्या? नो सर। नहीं जगेगा, तब तक नहीं जगेगा। तो ये उसका क्या है? इनर्शिया। ये अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहता, ये अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहता, ये सो रहा है, सोते रहना चाहता है। या कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, वो अगर मान लो रेस्ट पे है, मान लो रखा हुआ है तो रेस्ट पे ही होगा। तो वो ऑब्जेक्ट इनिशियली यही चाहता है कि वो रेस्ट पे ही रहे हमेशा। और जितना ज्यादा उसका मास होगा, जितना ज्यादा वेट होगा, वेट या मास होगा, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा कि नहीं होगा? इनर्शिया ज्यादा उतना ही। यस सर। सर। हैं? यस सर। तो जितना ज्यादा मास होगा या वेट होगा, उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। क्या वो अपने चेंज का उतना ही ज्यादा अपोज करेगा? Yes, sir. जी सर। देखो, जैसे कि मान लो ये कोई पत्थर था, आपका स्टोन था, ये कोई छोटा, एक आपका ये कोई स्टोन था। ये बताओ, आप हो यहाँ पे खड़े हुए हो, आपको पहले इसको धक्का मारने के लिए बोला था कि इसको धक्का मारो, आगे से आगे की तरफ धकेल के यहाँ रख दो। तो इसको यहाँ पे पहुंचाना ज्यादा इजी रहेगा या इसको यहाँ पे पहुंचाना? मान लो इस वाली पोजीशन पे इस वाले को पहुंचाना है, छोटे वाले को। क्यों छोटे वाले को? क्यों? मान लो इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कम है इसका। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसका मास कम है। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। यस सर। अब मान लो ये मोशन में है, मान लो ये मोशन में थे, इनिशियली ये मोशन में था, ये पत्थर आपका मोशन में था, और ये भी आपका मोशन में था, ये भी आपका मोशन में था। तो आपको इसे रोकना है, दोनों को रोकना है। तो इजी किसको रोकना होगा? छोटे वाले को, बड़े वाले को। क्योंकि देखो, छोटे वाले का मास कम है, तो क्या वो अपने स्टेट में चेंज के लिए कम अपोज कर पाएगा? जी सर। और जो बड़ा वाला है वो अपनी स्टेट में चेंज करने के लिए ज्यादा अपोज करेगा कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन फिर भी अब आप ताकतवर हो तो ही रोक पाओगे, अदरवाइज उसके नीचे आ जाओगे। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। यस सर। इनर्शिया हैवी बॉडी अगर है आपकी तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर लाइट बॉडी है तो उसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया समझ में आया? जी सर। यस सर। अब देखते हैं टाइप। अब इनर्शिया भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो, आपको ये कार दिख रही होगी, पहले ये बैलून खड़े हुए थे, जैसे ही गाड़ी चल रही थी, जैसे ये गाड़ी स्टार्ट हुई तो बैलून पीछे की तरफ होने लगे। दिख रहा है पीछे की तरफ हो रहे हैं बैलून थोड़े से? जी सर। तो जब ये कार मूव कर रही थी, तो बैलून चाहते थे कि वो रेस्ट पे ही रहें। बैलून चाहते थे कि वो रेस्ट पे ही रहें, और उनके ऊपर एक तो वो ड्रैग फोर्स को आप भूल जाओ, यहाँ पे इग्नोर मार रहे हैं उसको कि मान लो है ही था ही नहीं। तो जब कार मूव कर रही थी,
बैन आपकी जब मूव कर रही थी और बैलून ऐसे ऊपर की तरफ थे, तो बैलून पीछे की तरफ अपने इनर्शिया की वजह से हुए हैं कि नहीं हुए हैं? यस सर। जी सर। क्योंकि Yes, sir. बैलून चाहते हैं कि उसकी पोजीशन में चेंज ना हो। तो ये कंडीशन आप नॉर्मली जब आप कार में बैठते हो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे रहना चाहता है। दैट्स व्हाई पैसेंजर मूव बैकवर्ड व्हेन व्हीकल स्टार्ट मूविंग। आपने देखा होगा बस में जब आप ट्रेवल करते हो, बस जैसे ही स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हो, या फिर खड़े हुए बस में बैठ के इतना फील नहीं होगा, आप खड़े होके फील होगा आपको। यस खड़े सर। होके जब फील होगा आपको, जब खड़े हो और बस जैसे ही एक साथ एक्सेलरेट करती है, बस एक साथ स्टार्ट करती है, तो अब थोड़ा सा पीछे की तरफ धक्का लगता है कि नहीं यस लगता सर। है? यस सर। यस सर। ये जनरली आप कभी मेट्रो में ट्रैवल करो इन फ्यूचर, मेट्रो में और अच्छे से फीलिंग आता है, क्योंकि मेट्रो बहुत कम टाइम में ज्यादा स्पीड में पहुंच जाती है। तो जब मेट्रो में बैठोगे तो आप उनको ऊपर एक हैंडल होते हैं पकड़ने के, खड़े होके फील होगा, बैठ के नहीं। खड़े होके जब फील होगा तो आपको पीछे की तरफ, जब गाड़ी आगे की तरफ भाग रही होगी ना, आपको पीछे की तरफ एक धक्का फील होगा। वो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। यस इनर्शिया। अगर आप हल्के हो तो आपको कम फोर्स कम लगेगा, वो इनर्शिया स्टेट में चेंज होने के लिए कम रजिस्ट कर पाओगे। अगर कोई सूमो बैठा हुआ है बगल में आपके, अगर सूमो बैठा हुआ है तो क्या उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में? Yes, sir. यस सर। तो वो ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप रेस्ट पे रहना चाहते थे, आपको जबरदस्ती मोशन में ला रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ इनर्शिया लगाओगे, अब अपोजिट एक फोर्स लगाओ। अब देखो अब होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो ये इसकी गर्दन दिख रही है क्या? गर्दन ये ऊपर वाला, यस सर। मान लो कुछ यस सर। जिराफ की गर्दन होती है ना, जिराफ की गर्दन यस सर। ऊंची होती है ना, उसी टाइप की है। अब मान लो अचानक से कार रुक गई, किसी वी वेलोसिटी से आ रही थी, अचानक से कार रुकी, तो ये आगे की तरफ झुक गया कि नहीं झुक गया? यस सर। Yes, sir. ये आपने फील किया होगा, कभी आप बस में जाओ, खड़े होके बस में जा रहे हो, बस आपकी खूब स्पीड से चल रही है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार दे, तो आगे की तरफ हो जाते कि नहीं हो जाते सब लोग? ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे अचानक से आगे की तरफ हो जाते हैं। वो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि आप मोशन में थे, आप मोशन में ही रहना चाहते थे, आप बस तो रुक गई जल्दी, लेकिन आपकी बॉडी तो मोशन में थी उस टाइम पे। बस में ब्रेक मार दी तो आप मोशन से अचानक से रेस्ट में आने के लिए बॉडी आपकी आगे की तरफ हो। ये समझ में आया आपको? देखो, द ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, वो मोशन में था, मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए दैट्स व्हाई द पैसेंजर मूव फॉरवर्ड व्हेन व्हीकल स्टॉप मूविंग बोलो या फिर ब्रेक लगाना बोलो, अचानक से हैवी ब्रेक लगा देते हैं तब ऐसा फील होता है कि नहीं सबको? जी सर। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आप जब कार में या बस में बैठ के जाते हो तो आपने फील किया होगा मोड़, जब भी आप तो हिमाचल में हो तो पहाड़ी इलाके में और ज्यादा खतरनाक मोड़ होते हैं, अचानक से मोड़ना पड़ता है गाड़ियों को। तो आप देखोगे थोड़ा सा स्पीड में अगर गाड़ी है, आपने मोड़ा तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी को मोड़ा जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ऐसे हो जाते हो साइड। थोड़ा सा एक फोर्स फील होता है कि गाड़ी अगर लेफ्ट टर्न ले रही है तो आपको राइट की साइड में कोई आपको खींच रहा है, राइट की साइड में कोई आपको खींच रहा है या धक्का मार रहा है। हुआ है कभी फील ऐसा? जी सर। आपको आप मान लो यहाँ से कार इस डायरेक्शन मूव कर रही थी पहले सीधे, और कार को टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है, कार को ऐसे टर्न लेना है, तो आपको फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स फील होगा, कुछ ऐसे फील होगा। टर्न ऐसे लेना है ऐसे, तो आपको फोर्स इस डायरेक्शन में फील होगा, अपोजिट उस डायरेक्शन के टर्न के अपोजिट फोर्स फील होगा। जी सर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन कीप्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ऐसे ही अगर डायरेक्शन मूव करता रहता तो उसको कोई फोर्स, डायरेक्शन की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होता फील, लेकिन जैसे ही टर्न लिया उसकी वजह से उस पर एक फोर्स फील हुआ, एक धक्का सा फील हुआ। वो किसकी वजह से हुआ? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से इनर्शिया था, उस इनर्शिया की वजह से हमें फोर्स फील हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। तो तीन टाइप के, अगर आपका इनर्शिया तीन टाइप से हो सकते हैं, आपका रेस्ट की वजह से भी हो सकता है, मोशन की वजह से भी हो सकता है, और आपका चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है।
क्लियर है? जी सर। आपको कुछ भी समझ में आया तो आपको बस वाला एग्जांपल लेना है कि बस में खड़े होकर ट्रैवल करो, बैठ के नहीं, खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हो। तो जब आपकी गाड़ी तेजी से स्टार्ट होती है तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला आ जाता है कि आप रेस्ट पे थे, इनिशियली रेस्ट पे रहना चाहते हो, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला आ जाएगा। जैसे ही बस स्पीड से चल रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, तो आप आगे की तरफ चले जाते हो, धक्का आगे की तरफ लगता है, तो वो आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और जैसे ही बस टर्न लेती है, तो आप लेफ्ट टर्न ले रही है तो आप राइट की तरफ थोड़ा सा धक्का लगता है, आप थोड़ा सा हिल जाते हो, तो लेफ्ट साइड पे हो जाते हो, तो वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर जैसे क्लियर है? हमारे पास सर एक हाँ सर जैसे हमारे पास सर एक कॉइन है ना, वो सर एक टेबल पे है, हाँ और सर टेबल को हम सर गोल गोल घुमा रहे हैं, तो सर वो कौन सा हाँ। इनर्शिया होगा? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा आपका, क्या बोलना चाह रहे हो? सर हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम हाँ सर ओके। एक टेबल पे रखा है, हाँ तो सर हम उस टेबल को घुमा रहे हैं, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा वो। टेबल को घुमा रहे हो, टेबल के ऊपर कॉइन रखा है ना? यस सर। टेबल के ऊपर कॉइन रखा है तो आप पहले तो टेबल को उतना तेज घुमा नहीं पाओगे। यस सर। आप एक बात बताओ, टेबल अगर छोटी टेबल है तब भी आप उतना तेज नहीं घुमा पाओगे। उसमें होगा होगा जरूर होगा, लेकिन उतना फील नहीं आएगा, क्योंकि देखो हमारे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि हमारा 0.1 न्यूटन फोर्स को बता पाए। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। हम लोगों को फर्क सिर्फ तभी दिखता है जब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, अच्छे अमाउंट में फोर्स लगे, तभी फील होता है। जैसे आप दौड़ रहे हो, आप मान लो धीमे धीमे दौड़ रहे हो, तो आपको एयर ड्रैग फील नहीं होगा, लेकिन जब आप तेज दौड़ोगे तब आपको एयर ड्रैग थोड़ा सा फील होता है। जी सर। तो आपको अगर फील करना है तो थोड़ा सा अच्छा अमाउंट वाला फोर्स होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जो सेकंड केस में, आप दूसरे वाले केस में देखोगे कार को अचानक से रोक दिया है, आगे वॉल बना दी कि अचानक से कार रुकेगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा। उतना ही अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, 5 की जगह 3.5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी अगर स्पीड हो गई, थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो आपको फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा ड्राइवर ने ब्रेक मारी थी कि नहीं मारी थी ब्रेक, लेकिन एक्चुअली में ब्रेक मारी थी, आपके ऊपर एक Yes, फोर्स sir. लगा था इनर्शिया की वजह से, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है कि आप उसको थोड़ा सा एक्यूरेटली, कंप्यूटर थोड़ी लगा रखा है कि उसको थोड़ा सा फोर्स होगा, अगर वेरिएशन आएगा उसको नाप लोगे आप। समझ में आ रहा है इशू? यस सर। तो उसमें होगा, जैसे आप कॉइन को रखोगे, कॉइन को किसी टेबल पर रखोगे, आप कितनी तेज घुमाओगे, थोड़ी बहुत तेज घुमा पाओगे, कॉइन पे खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, इधर उधर थोड़ा बहुत खिसकेगा डायरेक्शन की वजह से। और फिर अगर आप सेंटर में रख दोगे कॉइन को, तो डायरेक्शन का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बात बताओ, एक सेंटर के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर के लिए अगर आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करो, क्या सेंटर की कोई डायरेक्शन होगी? सेंटर तो अपनी जगह पे ही रहेगा ना। Yes, sir. सेंटर ऑफ मास से बीच में ही है। हाँ, बीच में ही रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा आपने कॉइन कहाँ पे रखा है उसके टेबल के। अगर आप कॉर्नर पर, जस्ट एक कॉर्नर पर रखोगे, जस्ट एक कॉर्नर पर रखा और अचानक से टेबल को ऐसे ऐसे किया, अचानक से टेबल को ऐसे किया, देखो आपको एग्जांपल बताता ही हूँ। जैसे मान लो आपको मोबाइल पे वो दिख रहा है, पेन दिख रहा है मेरा, जी सर। मोबाइल पे पेन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अब देखो मैं अगर मोबाइल पे पेन को अगर मैं बीच में रखूं, ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, कोई ज्यादा, अगर ये थोड़ा एक्चुअली में गोल है ना, तो इसलिए जल्दी से वो हो रहा है, एक सेकंड रुको। ये मैचेस देखो यार, मैच बॉक्स दिख रहा है। जी सर। अब देखो मैच बॉक्स को मैं यहाँ पे कॉर्नर पे रख रहा हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो देखो गिर गया, गिरा है कि नहीं गिरा है? यस सर। तो यहाँ पर Yes, दो sir. इनर्शिया आएंगे, यहाँ पर दो इनर्शिया, देखो रेस्ट पे था तो मोशन में भी तो आ रहा है, मोशन में भी Yes, तो आ sir. रहा है, ये भी इनर्शिया आएगा और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। दो इनर्शिया आएंगे, जरूरी नहीं एक ही इनर्शिया एक टाइम पे लगे, डायरेक्शन वाला भी इनर्शिया आ रहा है, मोशन वाला इनर्शिया भी आ रहा है। इश्यू समझ में आ रहा है? और देखो इसी माचिस को अगर मैं सेंटर पे रख दूं तो आपका कुछ भी नहीं हो रहा इसका। देखो अब मोबाइल को मैं इतना तेज नहीं घुमा पा रहा हूं हाथ से, तो इस पर इंपैक्ट फोर्स जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट 10 मान लो वॉल को मैं ऐसे धक्का मार रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं उस पर, लेकिन उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा कुछ भी, तो क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा? फोर्स तो लगा रहा हूं ना। Yes, sir. अब मैं जब इसको रोटेट कर रहा हूं मैच बॉक्स को इसके सेंटर पर रख के, तो उतना फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर इतना तेज, या तो बहुत तेज मोबाइल को रोटेट कर दूं तो उसका इंपैक्ट मुझे दिख जाएगा आंखों से, लेकिन एक्चुअल में इंपैक्ट आ रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, अपनी आंखों से वो
स्मॉल वेरिएशन दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. इशू क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब हमारे 3 लॉ थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब फर्स्ट वाला क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, क्वालिटी फोर्स की जो क्वालिटी होगी वो बताएगा। सेकंड बताएगा क्वांटिटी, और थर्ड क्या बताएगा? थर्ड क्या बताएगा? सिंगल कोई भी फोर्स फोर्स डजन सर कोई भी doesn't एक exist। फोर्स हाँ, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आपका इस वाले में आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन वाला एग्जांपल। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी टेबल पे ही, मान लो इशू की इच्छा पूरी करते हैं, टेबल पे मान लो ये रखा हुआ है, तो क्या इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है एमजी? जी सर। Yes, तो sir. इस टेबल से भी इसकी तरफ एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे इन फ्यूचर? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। अब ये क्या बताता है? सेकंड लॉ, ये फर्स्ट, थर्ड लॉ तो क्या बताता है कि जो फोर्स होते हैं वो किसी पेयर में ही होंगे, सिंगल फोर्स नहीं होता। और फर्स्ट सेकंड लॉ आपको बताता है कि फोर्स कितना होगा, उसका अमाउंट बताता है। अमाउंट ही तो बताता है, क्वांटिटी बताता है ना। F इक्वल टू एम ए, यही तो है फॉर्म, इसी से तो आता है F इक्वल टू एम ए। जी सर। सेकंड लॉ Yes, से sir. बताएंगे हम कैसे आता है, ये सब सारी चीजें बताएंगे हम कि कैसे आता है, लेकिन सेकंड लॉ से ही आता है। और फर्स्ट लॉ क्या यस सर। बताता है? फर्स्ट लॉ से क्या आता है फिर? फर्स्ट लॉ से आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स न लगाएं तो वो क्या मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट तो पे क्या रहेगा। सिग्मा एफ अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है, मान लो नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है, तो क्या उसकी चेंज इन पोजीशन नहीं होगी? नो चेंज इन पोजीशन। जी सर। तो क्या ये कोई अमाउंट तो नहीं बता रहा ना, कोई अमाउंट नहीं बता रहा कितना फोर्स लगेगा क्या लगेगा, लेकिन क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव है। फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव होता है, सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव होता है। F इक्वल टू एम ए से अगर किसी ऑब्जेक्ट में का मास 10 kg है, उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसका फोर्स बता देगा सेकंड लॉ, लेकिन फर्स्ट लॉ नहीं बता पाएगा। फर्स्ट लॉ बता पाएगा क्या? No, sir. फर्स्ट लॉ नहीं बता पाएगा। फर्स्ट लॉ इतना बता सकता है कि कितना फोर्स, मतलब फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम लगा रहे हैं तो वो मूव करेगा कि नहीं करेगा। क्वालिटी बता सकता है फोर्स की, लेकिन क्वांटिटी नहीं बता पाता फर्स्ट लॉ। इनको हम अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी इनको एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, ठीक है? इनको एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखो। अब बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस, देखो इस चीज को याद रखना, अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर आप रेस्ट पे बैठे हुए हो, जब तक आपके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए तब तक आपकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा। यानी कि आप ये बोल दो, चाहे कि ये मैंने मोबाइल ले लिया, मोबाइल मेरे हाथ पर रखा हुआ है, दिख रहा है? जी सर। Yes, sir. ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। जैसे ही मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया तो क्या ये मूव करने लग गया? देखो Yes, मूव sir. करने लग गया। फोर्स जैसे लगाया तो ये मूव करने लग गया। जब तक इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट का भी बताएंगे हम, नेट का क्या क्या मतलब होता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर मैंने 10 न्यूटन लगा दिया और इधर भी 10 न्यूटन लगा दिया मैंने, तो इस पर नेट फोर्स क्या हुआ? नेट फोर्स सर 0। एफ नेट आपका 0 हो गया। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। इसी को हम बोलते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स लगे जरूर है लेकिन नेट फोर्स उसका 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल थी, फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई थी,
जब तक इसके Yes, sir. पास आके इसमें कोई किक नहीं मारेगा तब तक ये मोशन में नहीं आएगी। Yes, sir. है? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल अनलेस उसके ऊपर उसके पास आके कोई किक नहीं मारता, तब तक बॉल रेस्ट पे रहती थी। अब जैसे ही ये बंदा आया, उसने क्या किया, इसके ऊपर इस पे किक मारा तो ये मोशन में आ गई, बॉल मोशन में आएगी। Yes, sir. बॉल जैसे ही मोशन में थी तो अब इसको रोकेगा कौन? मान लो यहाँ पे कोई रेफरी खड़ा हुआ, इसको बॉल को रोकने के लिए बंदा खड़ा हुआ था, उसके हाथों से निकल गई, तो क्या ये बॉल नेट में जाके टकराएगी तब तो जाके रुकेगी। Yes, Yes, sir. sir. अब ये नेट क्या कर रहा था इसके ऊपर, ये बॉल जा रही थी ऐसे, तो क्या नेट इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, इस डायरेक्शन में लगा रहा था कि नहीं लगा रहा था फोर्स? Yes, sir. Yes, sir. नेट जो आपकी वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की या बॉल की, उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहा था, तभी जाके बॉल एक रेस्ट पे आने के बाद नीचे गिर जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। होगा? जी सर। Yes, sir. या फिर देखो हम इसको एक अनबैलेंस्ड फोर्स भी बोलते हैं, नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो उसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स भी बोलते हैं। ये आगे चल के जाएंगे। देखो बैलेंस फोर्स किसे बोलते हैं पहले तो ये बताओ। ये जो 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन दोनों साइड में लगाए हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ये भी टर्म आपको मिल सकता है इन फ्यूचर। बैलेंस्ड फोर्स हम किसी को बोलेंगे जब आपका एफ नेट किसी ऑब्जेक्ट पे आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो क्या है वो, रेस्ट पे बैलेंस्ड फोर्स है। या फिर उसकी Balanced रेस्ट force. नहीं बोलोगे बेटा, रेस्ट नहीं बोलोगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स है तो रेस्ट नहीं बोलोगे, ये बोलोगे कि उसकी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं, उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा। अब अनबैलेंस्ड फोर्स है तो मोशन स्टेट में चेंज अनबैलेंस फोर्स है, तो इसका मतलब State ये में होता है change। हमेशा कि एफ नेट डज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट डज नॉट इक्वल टू Zero. जीरो। तो तब क्या होगा, उसकी स्टेट में चेंज करने का किया जाएगा। ट्राई करेगा, चेंज होने का ट्राई करेगा ऑब्जेक्ट। मान जी लो सर। 1000 kg का आपका पत्थर पड़ा हुआ है कहीं पे, उस पे आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, 1 न्यूटन फोर्स, तो ये भी तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। एफ नेट तो इस पे जीरो, नॉन जीरो है ना। एफ नेट क्या है आपका, ए 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो क्या इसकी पोजीशन में चेंज होगा? No, sir. नहीं होगा ना। No. तो आपको क्या बताना है, हमेशा अगर कोई आपसे पूछे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो क्या उसकी पोजीशन में चेंज होगा कि नहीं होगा, या उसकी स्टेट में चेंज होगा, बोलोगे डिपेंड करता है कि अगर उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है कि 1 न्यूटन फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो स्टेट में चेंज या उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अगर बैलेंस्ड Yes, sir. फोर्स है किसी पे, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब समझ में आया आपको? Yes, sir. बैलेंस्ड फोर्स का तो उसकी स्टेट में कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्टेट फॉर बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो उसकी स्टेट में चेंज हो सकता है। कब पॉसिबल है? ओनली अनबैलेंस्ड फोर्स पे, बैलेंस्ड फोर्स पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम जैसे ये तो एग्जांपल, रियर एग्जांपल लेता मैंने 1000 वाला। अगर मान लो फुटबॉल वगैरह की बात करें तो इस पर अगर 1 न्यूटन का भी फोर्स लगेगा तो उस पर क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। ये जो sir. नेट जो फोर्स लगा रहा है, जो नेट था, जाल था, सॉरी नेट बोलूंगा तो नेट दो है ना, ये भी नेट है वो भी नेट है, तो ये जो जाल था, लगा हुआ था जाल, तो वो जो फुटबॉल की मोशन के जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से फुटबॉल रेस्ट पे आ पा रही। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. इससे पहले मैंने आपको बताया था इनर्शिया वाला, बैलेंस्ड को जरा थोड़ा सा उठाऊं। हाँ, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, ये बताया था कि नहीं बताया था? जी सर। Yes, sir. बताया। मास जितना ज्यादा होगा, Inertia inertia उतना ही ज्यादा होगा सर, उतना ही ज्यादा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका इनर्शिया भी बढ़ेगा।
अगर ये फुटबॉल पत्थर की होती, अगर ये फुटबॉल मान लो पत्थर की होती, तो क्या ये छोटा सा किक मारने से इतना ऊंचा उड़ पाती बॉल? नो सर, नो सर। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत आगे हो जाती या फिर इसका पैर टूट जाता। यस सर। और अगर मान लो यहाँ पे पैर भी सूमो का होता, सूमो का पैर होता और लोहे के जूते पहने होता ये, तो मान लो थोड़ा बहुत आगे जाती, थोड़ा बहुत आगे जाती और फ्रिक्शन उसकी वजह से जाल तक शायद नहीं पहुंचती। अगर ये बॉल Yes, पत्थर sir. की होती तो उतना ज्यादा मोशन में नहीं होती तो जाल तक पहुंचती नहीं। तो डिपेंड किस पे करता है इनर्शिया? मास पे। मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा इनर्शिया, और Yes, इनर्शिया sir. जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेट में चेंज होने के लिए रेजिस्टिव फोर्स जो लगेगा उतना ही ज्यादा लगेगा। सर हाँ सर इनर्शिया की कोई इक्वेशन होती है? हाँ बेटा, इनर्शिया जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, इनर्शिया चैप्टर भी आएगा, पूरा जी चैप्टर सर। आएगा इनर्शिया, उस टाइम पे आपको पूरा इनर्शिया का फील दिया जाएगा, डोंट वरी। सर वैसे इक्वेशन कौन सी होती है इसकी? बेटा अभी समझ में नहीं आएगा, क्या बताऊं मैं, mr²। वो उसमें भी कई सारे टाइप के इनर्शिया होते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, 2-3 तरह के इनर्शिया होते हैं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ अभी इतना समझो कि इनर्शिया है। mr स्क्वायर होता है, मान लो आपका किसी डिस्टेंस पे सेंटर मास है, मान लो, चलो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, अब नहीं मान रहे हो तो। कहाँ गई स्लाइड? देखो मान लो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, मान लो, है यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई मास है m मास का, है यहाँ से मान लो इसकी डिस्टेंस है r। तो जैसे आपने अभी इतना ही जान लो कि बस आई इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। जैसे जैसे m बढ़ेगा, जैसे जैसे m बढ़ेगा, देखो इसमें भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, डिस्क का अलग होता है, सर्कुलर रिंग का अलग होता है, ये सारा एक लंबा चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि इनर्शिया नाम की, इनर्शिया का मतलब है लेजीनेस। इनर्शिया का मतलब क्या है? लेजीनेस। क्योंकि अभी अगर मैं इनर्शिया में घुस गया तो ये चैप्टर तो हो ही नहीं पाएगा, और अभी इतना ही यूज है यहाँ पे। इनर्शिया चैप्टर सेपरेट आएगा, उस टाइम पर हम आपको सेपरेटली सारी चीजों का, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, सारी चीजों का इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सारी चीजों, रॉड का भी कई तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मान लो कोई रॉड है, इसका इस एंड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, सेंटर के अबाउट लेना है, कौन सी डिस्टेंस के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये काफी सारी चीजें आएंगी इस चैप्टर में, समझ रहे हो? जी सर। तो जी उस सर। टाइम पे Yes, हम पढ़ेंगे। अभी पूरा इनर्शिया का एक चैप्टर आएगा, उस टाइम पे बहुत अच्छा, आपने शायद पढ़ा भी होगा, जी सर। स्कूल में पढ़ा होगा आपने शायद, इसीलिए किसी बच्चे ने बता पाया कि mr²। यस सर। इनर्शिया भी कई टाइप के होंगे। सेंट्रोइड पढ़ेंगे पहले हम, सेंट्रोइड किसी ऑब्जेक्ट का कैसे निकालेंगे, रेगुलर बॉडी, इररेगुलर बॉडीज, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो काफी एक लंबा चैप्टर है वो, तब पढ़ेंगे वो अच्छे से। अभी आप ये समझ में आया आपको, इतना समझ में आया कि नहीं जी आया? यस सर। यस। इनर्शिया अभी आप इतना समझो कि डिग्री ऑफ लेजीनेस, डिग्री ऑफ लेजीनेस, कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। लेजीनेस मतलब अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा अपोज करेगा जितना ज्यादा उसका मास होगा। ठीक है, अब आता है लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? सर सब सर किसी बॉडी में कितनी मोशन कंटेन है? P इक्वल टू mv होता है कि नहीं, ये बताओ आप। हाँ यस सर। mv होता है Yes, ना। yes sir. इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास को अगर फिक्स कर दें, मास को, दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं, सेम मास दोनों का सेम है और डिफरेंट वेलोसिटी है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये बॉल जब मूव कर रही है, इधर जा रही है, फिर जैसे इस बॉल से टकरा रही है, जैसे ही इस बॉल से टकरा रही है, तो इसका मोमेंटम पहले इस पे ट्रांसफर हो रहा है, इसका मोमेंटम इस पे ट्रांसफर हो रहा है, इसका मोमेंटम इस पे ट्रांसफर हो रहा है, तब इसका मोमेंटम इस पे ट्रांसफर हो रहा है, फाइनल वाले, तो ये इधर तक जाती है, फिर लौट के आती है, फिर सेम टू सेम कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए अब आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ेंगे।
अभी आप इतना समझो कि मोमेंटम क्या होता है, एम वी, P इक्वल टू एम बी, और वो मोमेंटम डिपेंड किस पे करता है, वेलोसिटी पे और मास पे। मान लो आपका 10 केजी के ऑब्जेक्ट है, 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है और 10 केजी की दूसरी बॉल है, और पहली बॉल की मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड सॉरी, और दूसरी वाली की आपकी 15 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा? सर सेकंड वाले का, क्योंकि सर मोमेंटम से हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो हाँ वेलोसिटी की, एग्जैक्टली P1 इज ग्रेटर देन, सॉरी P2 इज ग्रेटर देन, इस कंडीशन के लिए, P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा। अब सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस ले लूं कि मान लो ऑब्जेक्ट एक 10 केजी का है पहला वाला, और दूसरा वाला है 20 केजी का, और वेलोसिटी सेम है, मान लो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तब क्या होगा, 20 केजी सर 20 वाले केजी की का ज्यादा है। बढ़ ज्यादा होगा। अब क्या होगा आपका, अभी भी P2 ही ज्यादा होगा P1 से, यस सर। जी सर। क्योंकि मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पे और मास पे। बस अभी आप सोच रहे होंगे कि सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ाएंगे। अभी आपको सिर्फ सेकंड लॉ समझने के लिए मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम की जरूरत है। किसकी? मोमेंटम एंड चेंज इन। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मान लो देखो एक कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, किसी मान लो ये वाला पाथ है उसका, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंचेगा तो क्या इसका मास चेंज हो सकता है? यहां पर 10 केजी का था तो यहाँ का मास तो चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पर भी 10 केजी ही रहेगा। यस सर। है तो मान लो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे मान लो आपका हो गया 9 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम में कुछ चेंज होगा? मोमेंटम कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है ये बताओ पहले तो। कम। अरे यहाँ पे मोमेंटम आपका कम। एम वी करो 10 इंटू 10 100 था, और यहाँ पे P इक्वल टू क्या है, मान लो P2 मान लो, इसको P1 मान लो, तो यहाँ पे P2 क्या है, 90 है कि नहीं 90 है? 90 यस है, सर। तो मोमेंटम कम हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से ही आपका सेकंड लॉ ड्राइव होगा। सेकंड लॉ किससे ड्राइव होगा? चेंज इन मोमेंटम से। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी, P इक्वल टू V। एम इंटू वी। तो अच्छा V। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो P इक्वल टू एम इंटू वी है, तो मास की यूनिट क्या है, केजी यस सर। है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, यस सर। हुई कि नहीं? तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकंड। इसका अच्छा डायमेंशन इसकी कोई बताएगा, डायमेंशन? MLT-1। MLT-1, एग्जैक्टली करेक्ट। एम किसका हुआ, मास का एम आ गया, और मीटर का एल, और पर सेकंड का T-1। क्लियर है? यस सर। मोमेंटम की यस सर। डायमेंशन, Yes, मोमेंटम की sir. एसआई यूनिट, मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम का फॉर्मूला, ये तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर। यस अच्छा मुझे ये बताओ, वेलोसिटी अगर सेम है तो मोमेंटम हायर मास वाला ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा कि लोअर वाले मास ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा? हायर सर वाला सर। हायर मास वाले का। हायर मास वाले का अगर वेलोसिटी दोनों की सेम है तो हायर मास वाले का मोमेंटम ज्यादा होगा ना? यस सर। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया, MLT-2। अब देखो ये आपको बताया है यहाँ पर, जो मैंने आपको टेबल के फॉर्मेट में बताया था ना, ये वो आपको ग्राफ के फॉर्मेट में बताया है। ये देखो मास है, ये मोमेंटम है, तो मास मोमेंटम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ रहा है। देखो इस एक्स एक्सिस पे, ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मोमेंटम है, पहले मास लिया है वाई एक्सिस पे, फिर वेलोसिटी लिया है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, अरे स्ट्रेट लाइन है, यस सर। दिख रही है? Yes. जैसे जैसे वेलोसिटी, देखो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, इतना मास था तो मोमेंटम आपका ये था, ये मास था तो मोमेंटम आपका ये था, ये मास था तो आपका मोमेंटम ये था, दिख रहा है कि नहीं? सिमिलरली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी थी तो मोमेंटम आपका ये था, ये वेलोसिटी थी तो मोमेंटम आपका ये था। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. तो वेलोसिटी और मास के साथ में ही मोमेंटम वेरी करता है। अब ये पढ़ेंगे हम कल से। कल डेट क्या है? आज क्या है? 13. सर आज फ्राइडे का 4th of सैटरडे है। Feb, 4th of Feb 2023। ये कल स्टार्ट होगा हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ऑल क्लियर? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर नहीं है क्या? है सर। तो अभी नहीं सर क्लियर है। ऑल क्लियर Clear है। आपने नो सर बोला था। हैं? अच्छा ये बताओ, क्लास में थोड़ा No, sir. फास्ट तो नहीं चल रहे ना? सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है? ऐसा तो नहीं हम No, फास्ट sir. चल रहे हो? नो सर। नो सर पढ़ लिया तो थोड़ा रिवीजन ही चल रहा है हमारा सर ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर ये भी सही है। वैसे स्कूल में पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, ज्यादा थोड़ा सा फास्ट भी चल सकते हैं हम लोग, है ना? यस सर। ओके 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 ओके, देन फिर एंड करते हैं फिर आज क्लास को। गुड नाइट सर। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, Night, वेरी गुड sir. नाइट, वेरी गुड नाइट।